नमस्कार, मैं हूं राशिद। लोकसभा चुनाव के दौरान भी मोदी ने कभी धर्म की राजनीति की चर्चा तक नहीं की। सरकार बनाने के बाद भी उन्होंने सभी विवादित मुद्दों से खुद को दूर ही रखा, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बार बार सफाई देनी पड़ रही है कि वो धार्मिक नफरत की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे। अप्रैल में मोदी ने मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात की और अब एक बार फिर उन्होंने मौलानाओं और मुस्लिम समाज के नेताओं से मन की बात कही है। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल से मोदी ने कहा कि उन्हें उनके काम के जरिए आंकिए, विरोधियों के आरोपों पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन अब यह सवाल बीच बहस में है कि क्यों मोदी को बार बार ये परीक्षा देनी पड़ती है कि वो मुस्लिम विरोधी नहीं है। क्या मोदी की छवि को कोई खराब करने की कोशिश कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने पर देश के हर तबके को बता रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि उनकी नीति और नीयत का केंद्र बिंदु है। यही बात उन्होंने मुस्लिम धर्म गुरुओं और मुस्लिम समुदाय के नेताओं के साथ ताजा मुलाकात में बताई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात और बातचीत के बाद प्रतिनिधिमंडल में शामिल मौलानाओं ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मुस्लिम समाज के लोगों से कहा कि उन्हें उनके काम से आंका जाए, विरोधियों के आरोपों के आधार पर नहीं। मुस्लिम समाज के 30 सदस्यों वाले प्रतिनिधि मंडल से प्रधानमंत्री ने कहा, मैं ना तो ऐसी राजनीति में विश्वास करता हूं जो सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों को बांटती है, और ना ही मैं कभी सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल करूंगा। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की राजनीति ने देश को भारी नुकसान पहुंचाया है। रोजगार और विकास ही सभी समस्याओं का समाधान है और मेरा ध्यान इसी पर केंद्रित है। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल को मोदी की ये बात बेहद पसंद आई कि मुस्लिम नौजवानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। यही मोदी सरकार का विजन है। देश का प्रधानमंत्री अगर देश में जलते हुए चिराग से रोशन होता हो और बुझते हुए दिए से परेशान, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मनसब अदा करने का और मनसब के फर्ज को अदा करने का बेहतरीन तरीका हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले अप्रैल में भी मुस्लिम समाज के नेताओं से मुलाकात की थी और तब भी उन्होंने यही कहा था कि उन्हें उनके काम से आंका जाना चाहिए। ऐसे में ये सवाल बड़ा है कि आखिर मोदी को बार बार मुस्लिम समुदाय को ये बात क्यों समझानी पड़ रही है। सच्चाई यह है कि मोदी को लेकर मुस्लिम समाज के मन में जो शक है, उसे विरोधी से ज्यादा मोदी के अपने नेता ही बढ़ा रहे हैं। ऐसे नेताओं की लिस्ट में नया नाम बीजेपी सांसद विनय कटियार का है, जिन्होंने अचानक राम मंदिर के लिए संसद में बिल पेश करने की पैरवी शुरू कर दी है, जबकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह साफ कर चुके हैं कि इसके लिए मोदी सरकार के पास जनादेश नहीं है। राम जन्मभूमि का मुद्दा ये ज्वलंत है और इसको कोई भी सरकार इग्नोर नहीं कर सकती है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, लेकिन बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकल सकता है या कानून बनाकर निकल सकता है। इस ओर अब 1 साल बीत गया है, इस ओर पहल होनी चाहिए। अमित शाह जैसे अध्यक्ष के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए पार्टी को बहुमत मिला, स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अब भी इंतजार कर रहे हैं कि वो आप कोर इश्यूज पर कब आज भी वो कोर इश्यू को एड्रेस करने जितना बहुमत हमें नहीं मिला है। आपको ये मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमें 370 सीटें चाहिए। कृपया आप थोड़ा संविधान को ठीक से पढ़ लीजिए तो चीजें क्लियर हो जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम समुदाय के दिलो दिमाग में मोदी की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये काम विरोधी पार्टियां कर रही हैं, या फिर कोई और है जो विरोधियों को बार बार मौका दे रहा है और मोदी को बार बार सफाई देनी पड़ रही है कि उनकी सरकार में सांप्रदायिक भेदभाव बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सवाल बहुत बड़ा है, खास है, दिलचस्प है कि बार बार मुस्लिम समुदाय के बीच में अपनी विश्वसनीयता की गारंटी या अपनी विश्वसनीयता सर्टिफाई करने की जरूरत आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों पड़ जाती है। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ वो उस डेलीगेशन में रहने वाले जो 30 मुस्लिमों का एक खास डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला है, उस डेलीगेशन में रहने वाली शख्सियतें भी हमारे साथ मौजूद हैं। खास मेहमान के तौर पर फिरोज बख्त, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और मौलाना अबुल कलाम आजाद के आप पोते भी हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक ऐसे मुस्लिम विद्वान जो कि बहुत बेहद सेक्युलर मानसिकता वाले और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। उमर इलियासी, चीफ हैं आप, चीफ इमाम हैं ऑल इंडिया
जी, उमैर इलियासी चीफ इमाम है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी हमारे साथ में मौजूद है। फिरोज बख्त साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 1.25 घंटे की लगभग मुलाकात है, चाय पर चर्चा भी हुई है आप लोगों के साथ। 1.25 घंटे इस मुलाकात में बात क्या हुई है? देखिए, ये मैं समझता हूं कि एक बड़ी खुशाइंद मुलाकात थी जो मोदी साहब से हुई। मोदी साहब के बारे में न जाने लोग क्या क्या कहते हैं और मैं भी न जाने क्या क्या सोचता था, लेकिन जब रूबरू मुलाकात हुई, आमने सामने जब बातचीत हुई, तो पता चला कि भाई बहुत ही रोशन दिमाग के, रोशन ख्याल के आदमी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब आमने सामने उन्होंने बात की तो पता चला कि वाकई में जो उन्होंने नारा दिया है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं। उन्होंने बड़ी तफसील से मुस्लिम समुदाय की बात की, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात साफ कर दी कि वो मजहब के पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। यानी एक शेर है पुराना कि गल समझ ली ते रौल की, यह राम रहीम ते मौला की। उनके ये बात उन्होंने बिल्कुल सही साफ तौर से कहा कि भाई हिंदू मुस्लिम की सियासत जो है मैं करने वाला नहीं हूं, ना ही ये सेकुलरिज्म की सियासत में करने वाला हूं जैसे कांग्रेस ने पिछले 60 साल किया। मैं वो काम करूंगा जो अवाम के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, ये बात उन्होंने जरूर कही कि मुस्लिम तबका जब ही आगे बढ़ सकता है जब वो तालीम में, जब वो तिजारत में, एजुकेशन में आगे बढ़े। एक नारा उन्होंने बड़ा अच्छा दिया, मौलाना इलियासी साहब इसको बताएंगे अच्छी तरीके से, कि एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर। यही हमें चाहिए। हमें कोई खास, हमें वी डू नॉट वांट अ चंक ऑफ मून, हमें चांद नहीं चाहिए। बस यही है कि जो हमारे इदारे चल रहे हैं, जिस तरह से हमारे मामलात हैं, तो राशिद साहब वो सब ठीक ठाक चलता रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें खुशनुदी किसी कुछ नहीं चाहिए। बस ये है कि गुडविल से सारी चीजें चलती रहें। और जिस तरह से मोदी साहब ने पर्सनली, एक चीज मैं जिक्र करना चाहूंगा, बात खत्म करूंगा, 30 जो नेता गए थे, हर एक के साथ पर्सनली वो गए, सबसे हाथ मिलाए, सलाम दुआ उन्होंने की। ये नहीं कि बैठे में कुर्सी पे और दूसरे वो हाथ हिला रहे, नहीं, ये बहुत अच्छा मैं समझता हूँ जेस्चर था। और जब चाय का वक्त हुआ उस वक्त भी वो सबसे मिले, सबसे बात की, कुछ लोगों ने काफी देर तक उनसे बात की। मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी मीटिंग थी और इसका एक बहुत अच्छा असर सब समुदायों पे पड़ेगा। क्योंकि 1.25 घंटे की चाय पर यह चर्चा थी और ये बड़ी खास चर्चा थी, और इसीलिए आज की बहुत बड़ी खबर है। उमैर इलियासी साहब के पास भी हम चलते हैं। उमैर इलियासी साहब, एक तरफ तो बार बार नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, कहना पड़ता है उन्हें कि सबका साथ सबका विकास, वो ये कहते हैं मुस्लिमों से। आपका जो डेलीगेशन गया था उससे उन्होंने ये कहा कि आधी रात को भी अगर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों के लिए, आपकी खुशहाली के लिए मैं मौजूद हूं। एक तरफ वो ये बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के सरकार के कई रिप्रेजेंटेटिव हो गए, उन्हीं की पार्टी के कई रिप्रेजेंटेटिव हो गए, उनके आनुषंगिक संगठन के कई रिप्रेजेंटेटिव हो गए, निरंजन ज्योति, साध्वी प्राची, साक्षी महाराज, विनय कटियार, उनकी इस कोशिश को बार बार पलीता लगाते रहते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं एक मजहबी रहनुमा हूं और मैं एक चीफ इमाम होने के नाते और इस डेलीगेशन को मैं लीड कर रहा था, इसका नेतृत्व कर रहा था, और इन तमाम सारे लोगों को, जो कि पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग, बड़ी बड़ी जमातों के लोग हमारे साथ वहां पर पहुंचे। और दूसरी बात इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने मन की बात कही और हमने दिल की बात कही। जब मन की बात और दिल की बात जब दोनों एक साथ करते हैं तो नजदीकियां आपस में बनती हैं, आपस में के साथ, अच्छा माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। उमैर इलियासी साहब, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। आपने कहा कि हमने दिल की बात कही। इस दिल में 2001 भी तो रहा होगा, इस दिल में सितंबर 2011 का वो सद्भावना उपवास भी रहा होगा जब टोपी नहीं पहनी थी, इस दिल में जुलाई 2013 भी रहा होगा जब उन्होंने कहा था अगर कार के नीचे कुत्ते का छोटा बच्चा आ जाए तो तब भी हमें पीड़ा होती है। इस दिल के अंदर 2014 की शुरुआत वाला वो वाकया भी याद होगा जब उन्होंने इफ्तार पार्टी न तो दी थी और न ही राष्ट्रपति की इफ्तार पार्टी में गए थे। मैंने आपको बताया कि मैं सियासी बातें नहीं जानता, मैं तो आज का किरदार बता रहा हूं, मैं कल की बात नहीं कर रहा। मैं बात आपको ये बताना चाहता हूं, जो कल हुआ मैं वो बताना चाहता हूं। आने वाला वक्त मैं इस चीजों पर यकीन रखता हूं कि आज जो बात है, जिस तरह का माहौल देश में बना है, जिस तरह से एक पैगाम, एक अमन का चला गया है पड़ोसी देश से, तमाम पूरे अरब ममालिकों से एक अच्छा पैगाम इस बात के लिए आया है, अच्छी शुरुआत हुई है। आप इसको राष्ट्र हित में, नेशनल इंटरेस्ट पर भारत की और भारतीयता की बात हुई है। और असल में देखिए, राजनीति, वैसे तो हम राजनीति वाले लोग हैं नहीं, इसका ज्ञान हमारे पास नहीं है, मगर इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि भारत और भारतीयता
ये बरकरार रहनी चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक बात है। हमें इस बात पर जोर देना चाहिए। जो बातें हुई आपने वो मुझसे नहीं पूछी, आपने माजी की बात मुझसे करी है, आज मौजूदा बात आपको करनी चाहिए थी। आपका मौजूदा बात ही हम आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आप मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए। आप वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते सारा डेलीगेशन उनके साथ मिला है। अगर उनसे नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा? दूसरी बात यह है कि उन्होंने पॉजिटिव बातें करी हैं। अगर पॉजिटिव बातें किसी को पसंद नहीं आती तो इसमें हमारा सभी को पसंद आ रही। जैसे उमैर इलियासी साहब ने, देखिए उमैर इलियासी साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। ठीक है, जो गुजरात में हुआ या जो भी कुछ हुआ पहले, वो एक भयानक सपना था, या बाबरी मस्जिद का जो किस्सा था उसको, मतलब ये एक भयानक चीज थी, अब उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। यही उमैर इलियासी भी कह रहे हैं, हम आगे बढ़े, अच्छी तालीम हासिल करें। साहब चलिए मैं आज की बात करता हूं। आपने कहा ना माजी में मत जाइए, मैं आज की बात करता हूं। और आज की बात मैं विजय सोनकर शास्त्री को लेकर के आता हूं। आज ही की बात करूंगा, आप सभी बिल्कुल करेंगे जनाब, पैनलिस्ट हैं हमें सुनेंगे। विजय सोनकर शास्त्री जी कल ही मुसलमानों के 30 लोगों के डेलीगेशन के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले और आज ही विनय कटियार ने यह बयान दे दिया कि राम मंदिर तो बनना ही बनना चाहिए, और अगर नहीं बना तो राम भक्तों का जो गुस्सा है वो ज्वालामुखी बन करके फूट पड़ेगा। ये क्या है? देखिए, विनय जी ने जो बातें कही हैं मैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा। नहीं विजय सोनकर शास्त्री जी, आपको टिप्पणी करनी चाहिए। 125 करोड़ हिंदुस्तान का सवाल है, ये मेरा नहीं है, ये हिंदुस्तान का सवाल है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। विनय कटियार जी ने जो बातें कही हैं उन बातों के संदर्भ में ही मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने तो स्पष्ट कर दिया था कि हमारे पास इस समय वो स्थिति वो उतना जनमत नहीं है कि जिसके आधार पर हम तत्काल कुछ करें, लेकिन मामला कोर्ट में है और कोर्ट में जो कुछ भी मामला निर्णय होगा वो सभी को की सहमति के आधार पर होगा। लैंड एक्विजिशन की जब बात आती है तब लोकसभा में, लैंड एक्विजिशन बिल की जब बात आती है तब तो लोकसभा का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की जाती है ना, बाद में राज्यसभा में कुछ हो चाहे ना हो। इसी तरह से विनय कटियार ने सीधा ये कहा है कि लोकसभा से पास कराइए, राज्यसभा से गिर जाता है, उसके बाद आगे हम देख लेंगे, लेकिन अपनी इंटेंट, अपनी नीयत बताइए। ये विनय कटियार का कहना है। राशिद भाई, विनय कटियार जो सियासत कर रहे हैं वो चंडू खाने की सियासत है, उसमें ना बीजेपी उनको सीरियसली लेती है, ना इन लोगों को बीजेपी सीरियसली लेती है। लेकिन असीमानंद है, साध्वी हैं, आदित्यनाथ हैं, गिरिराज किशोर है, सीरियसली नहीं लिया जाता। और एक मैं शेर कह के आपका जवाब दूंगा सोनकर जी और विनय कटियार जी को, मंदिर भी ले लो, मस्जिद भी ले लो, इंसान के लहू से मगर अब न खेलो। अच्छा विजय सोनकर शास्त्री जी, फिरोज बख्त का ये कहना है कि आप लोग विनय कटियार जैसे नेताओं को सिरे से खारिज करते हैं। कीजिए, नेशनल चैनल पर बताइए कि हाँ ऐसे नेताओं को सिरे से खारिज करते हैं आप। ये वाक्य बोलिए आप। देखिए राशिद जी, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि राम मंदिर का मुद्दा ये आस्था का मुद्दा है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। इसको राजनीति के तो राजनीति आप ही लोगों ने की है। अपने आप में ही ये गलत के दशक से लेकर के 90 के दशक तक राजनीति इस मुद्दे पर की किसने है? 2 सीटों से लेकर के आज इतनी रिकॉर्ड तो बहुमत में आ गया कि राम मंदिर के मुद्दे पर आज भी राजनीति हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति नहीं की है। ठीक है, हम तो आज भी चाहते हैं, हमारे घोषणा पत्र में आज भी है कि वहां पर भव्य राम मंदिर बने, पर वह राम मंदिर कोर्ट के फैसले के हिसाब से और सभी का साथ लेकर के, सभी को विश्वास लेकर और अमित शाह ने कहा सभी जमात के लोगों के साथ बैठ करके सहमति के आधार पर बने। ठीक है, देखिए सोनकर जी, इस तरह के बयानात जो हैं मोदी जी की जो छवि है उस पर ठप्पा लगा रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं। हालांकि अपने आप उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है मुसलमानों के ताल्लुक से या माइनॉरिटीज के ताल्लुक से, लेकिन कटियार एंड कंपनी, मैं कहूंगा अमित शाह जी ने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया जब उन्होंने 15 लाख रुपए को का एक जुमला है, उनको ये नहीं बोलना चाहिए था।
ठीक है, मोदी जी ने कहा 15 लाख दे देंगे, देते नहीं देते, ठीक है, जनता से वायदे किए जाते हैं, खामोश रहती है। लेकिन अमित शाह जी ने यह कह के वो जुमला है, मोदी जी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। साहब, एक बार हम मीम अफजल के पास भी चलते हैं। प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के। मीम फिरोज अफजल जी, साहब, आपका भी स्वागत है। बात हम लोग यहाँ कुछ और कर रहे हैं। नहीं, बात आपका जवाब ये हो रही है, एक सिरा दूसरे से और राम जुड़ा हुआ मंदिर है। पर चर्चा हो तो ज्यादा बेटर होगा, और जी। हम चर्चा से भागते नहीं है। चूंकि मुस्लिमों की बात हो रही है, विनय कटियार का बयान आज ही आया है। आप राम मंदिर का मुद्दा जो है, जाने की ये कोशिश कर रहे राम हैं। मंदिर का मुद्दा वैसे भी आप लोगों के लिए हमेशा से ही बड़ा हॉट फेवरेट सा रहा है, इसलिए मैंने ये बात छेड़ दी थी। खैर, मीम अफजल साहब, नरेंद्र मोदी ने ये कहा है मुस्लिमों के डेलीगेशन से मिलने के बाद कि मुझे मेरे काम के जरिए आकिए, और जो लोग मेरी छवि खराब कर रहे हैं, उन छवि खराब करने वालों के शब्दों या वाक्यों पर आप ना जाइए। आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी की छवि कौन खराब कर रहा है? मीम अफजल साहब, आपने मुझे काफी देर से, मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ आपसे टेक्निकली, लेकिन मैं फोनों पे बात कर रहा हूँ आपसे। जरा मुझे मौका दीजिए, मैंने सबकी बात सुनी है। पहली बात तो मेरी समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री जी ने इस डेलीगेशन को बुलाया था, या इस डेलीगेशन ने उमर इलियासी साहब ने खुद अपॉइंटमेंट उनसे मांगा था, और मांगा था तो उन्होंने किस इशू को लेकर के उनसे बात की है, ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है, और ये क्लियर होना जरूरी है। दूसरी अहम बात, इस डेलीगेशन में जो लोग गए थे, मैं उनके किसी स्टेटस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। जाहिर है हर आदमी को यह हक है कि प्रधानमंत्री से मिले, और इसमें किसी को भी कोई एतराज नहीं हो सकता। लेकिन अहम बात यह है कि अभी आपने राम मंदिर की बात की, आपने अपने टेलीविजन के अपने तबसरे के अंदर एक बात कही है कि क्या मोदी जी को बदनाम करने के लिए कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको बार बार सफाई देनी पड़ रही है। अगर ये बात मैं आपकी मान लूं तो उन्हें बदनाम अपोजिशन पार्टियां कर रही हैं या उनके अपने लोग कर रहे हैं, संघ परिवार से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। आज ही विनय कटियार जी ने जो कुछ कहा, कल प्रधानमंत्री की बगल के अंदर मुख्तार अब्बास नकवी साहब बैठे हुए थे, पता नहीं इस डेलीगेशन ने एतराज किया या नहीं किया, जिन्होंने कहा था कि जिन लोगों को बीफ खाना है वो पाकिस्तान जा सकते हैं। और जाहिर है कि बीफ खाने का मतलब गाय खाना नहीं था, भैंस का गोश्त, कटले का गोश्त, इसमें गलत क्या था? इसकी बात हो रही थी। सुन लीजिए पहले मेरी बात, इसमें गलत क्या कहा उन्होंने? आप प्रवक्ता साहब, आप जरा ये सुन क्या लें मेरी बात। गाय के बारे में क्या इस्लाम में, गाय के बारे में क्या इस्लाम में श्रद्धा और विश्वास नहीं है मेरी क्या? बात सुन लो भैया, सुन लो मेरी बात। गाय का गोश्त हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमान न खाना चाहता है। नहीं, हम बहुत मजे में सुन रहा हूँ, आप इशू पर बोलिए। बेटर हो ये होगा कि आप यहाँ इशू पर बात करिए, आप घुमाने फिराने की बात मत कीजिए। मोदी जी किस प्रकार से सरकार चला रहे हैं ये सबको पता है। मौलाना बैठे बराबर। अगर जो व्यक्ति ये कहता है कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की आवश्यकता है तो इस पर चर्चा होनी उमर चाहिए, इलियासी के पास में विकास पर चर्चा होनी चाहिए। उमर इलियासी साहब, आपका जो डेलीगेशन है, हालांकि सीधे तौर पर मीम अफजल साहब ने नहीं कहा, लेकिन कुछ शक की नजर से देख रहे हैं। कांग्रेस का तो ये मीम काम अफजल, है, उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री ने आप लोगों को इनवाइट किया था कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट ली उनसे मिलने के लिए। उमर इलियासी साहब, आपसे मेरा ये सवाल है। आप इनकी आवाज से डिस्टर्ब हो रहा है। सुनिए बात को, आप प्रधानमंत्री का जो कुछ भी उन्होंने काम किया उसका नाश करने का काम कर रहे हैं। बताएं। आप प्रवक्ता होकर के वो बातें कर रहे हैं जो कल प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप प्रवक्ता होकर के वो बातें कर रहे हैं जो कल प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं बोली है। लेकिन हम मुद्दे की बात करना चाहते मैं हैं। आपको यही बताना आप चाहता हूं। मुद्दे पर इधर उधर देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये बात बिल्कुल सही है। पर बात कीजिए, सुन लीजिए, मुद्दा से इधर उधर नहीं घुमाएंगे, वो सब रिलेटेड मुद्दे हैं। मगर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंदिर का मुद्दा भी रिलेटेड है, बुलाया, ठीक है, बातचीत होनी चाहिए, आमने सामने बैठ के बात होनी चाहिए। आपके लोग बयान देते रहते हैं। देखिए ऐसा है, एक मिनट मैं जवाब दे। सोनकर जी प्लीज, सोनकर जी एक मेरी बात सुन लीजिए। सोनकर साहब प्लीज, फिरोज बख्शी, हाँ सुनिए। देखिए इस तथ्य में कोई मुद्दा नहीं है। सुनिए सोनकर भाई, बात सुनिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि उमर इलियासी साहब ने अपॉइंटमेंट किया प्रधानमंत्री से, या सुनिए अफजल भाई, या प्रधानमंत्री ने इन लोगों को बुलाया, हम सब लोगों को, ये कोई मुद्दा नहीं है। मैं समझता हूं चाहे उमर साहब ने अपॉइंटमेंट लिया है या प्रधानमंत्री ने बुलाया है, बात नहीं, मुद्दा है, खुशाइन पहलू है, आमने सामने बैठ के बात होनी चाहिए। अरे मुसलमानों में ये मुद्दा है, परिवार में, बीजेपी में जो दीवारें हैं वो गिरनी चाहिए। खुशाइन पहलू से पहले
ये बहुत छोटी बात हो जाती है। अच्छा, अफजल भाई आप बहुत ऊंचे लेवल के, उमर आप इलियासी बहुत से। ऊंचे लेवल पे हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये बहुत छोटा सवाल आपने पूछा है उमर भाई से। पूरी इज्जत के साथ में दरख्वास्त है, बस 10 सेकंड के लिए चुप हो जाएं। उमर इलियासी साहब, एक सवाल मेरा ये है, ये जो डेलीगेशन गया है, इस डेलीगेशन में अखिल भारतीय इमाम संगठन के लोग थे, कौमी मजलिस शूरा के लोग थे, जामा मस्जिद के लोग थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया की तरफ से गए थे, दरगाह शरीफ अजमेर की तरफ से गए थे, जामा मस्जिद कैथल की तरफ से गए थे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं था। जमात इस्लामी की तरफ से कोई किसी भी तरह का, जमात इस्लामी हिंद की तरफ से किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। इन दो लोगों की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं था? अगली बार हो जाएगा। इस बार क्यों नहीं था फिरोज बख्श साहब? देखिए रिप्रेजेंटेशन था या नहीं था, अगली बार हो जाएगा। देखिए अगली जब बार इनवाइट किया हो जाता है, हो सकता है कि कुछ लोग रह जाते हैं, तो मैं समझता हूं इसमें कोई शको शुबे की बात नहीं है। इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं ढूंढनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि उनको भी बुलाना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके अंदर कोई शुकूक व शुबात की गुंजाइश नहीं है कि अगर जमात इस्लामी को नहीं बुलाया या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स को नहीं बुलाया तो इसमें कोई कमी रह जाती है। ठीक है, उनको आना चाहिए था, हो सकता है अब नहीं आए, अगली बार आ जाएंगे। मैं समझता हूं बार बार मिलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर से, और हर तरह के हर बैकग्राउंड के हर क्रॉस सेक्शन के मुसलमान को मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे तब अगली बार मीम अफजल साहब को भी ले जाइएगा। फिरोज साहब, मीम अफजल साहब को भी अगली बार ले जाएगा। मीम अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। विजय सोनकर शास्त्री, उमर इलियासी साहब, फिरोज बख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिबेट में हमारे साथ में रहने के लिए। सवाल बहुत बड़ा यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार मुस्लिमों का हिमायती बनने का सबूत क्यों देना पड़ता है, और उनकी छवि खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है।